Good morning all of you my students and you are welcome on my channel English Literature Academy। और जैसा कि आप जानते हैं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। और आपको ये भी पता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UGC NTA NET, TGT PGT JIC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी रिलेटेड टू द इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से कर रहे हैं अगर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और दूसरी बात ये कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसे काफ़ी बच्चों ने पसंद किया है उस वीडियो को। तो लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स ही मैं आगे जो मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं उनका ही डिस्कशन मैं आपके साथ कर रही हूँ। जो प्रीवियस ईयर के 7-8 साल के अगर हम बात करें पेपर्स की, तो 7-8 साल के पेपर में वो लिटरेरी फॉर्म्स बार बार पूछी जा रही हैं, वो टर्म्स का यूज़ बार बार हुआ है, बार बार उनके ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इसी वजह से मैं ऐसे ही लिटरेरी टर्म्स आपके लिए लेकर के आई हूँ आज फिर से। और TGT PGT के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, TGT PGT एंड JIC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो लिहाजा आप इस बात को लेकर के फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए और मेरे साथ मेरे चैनल के थ्रू जो है वो तैयारी करते रहिए। और जो बच्चे मुझसे आज नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दूसरी बात, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके और ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके। ठीक है, चलिए लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स को आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगी ब्लैंक वर्स। नंबर 1 पर क्या है? ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में अब जैसे कि हम एक अगर सिंपल सी बात करें तो ब्लैंक वर्स कहलाता है कि बेसुरा गीत, ठीक है, या बेसुरा छंद। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसके सटीक जो अर्थ है वो है बेसुरा छंद, यानी क्या है? ब्लैंक वर्स। अब इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या आता है? एन एम्बिक पेंटामीटर, ये इसका एक कीवर्ड है। नंबर 2 है वर्स ऑफ 5 फीट और नंबर 3 है अनराइम्ड फॉर्म, यानी बेसुरे फॉर्म में या बिना लय ताल के इस तरह के रूप में जो लिखा गया पोएट होती है, लिखा गया छंद होता है, वो क्या कहलाता है? ब्लैंक वर्स कहलाता है। और दूसरी बात यह है कि एम्बिक पेंटामीटर वर्स ऑफ 5 फीट, ये इसके अलग से अगर आप इन कीवर्ड्स को पकड़ेंगे तो बहुत ईजिली आपको लगेगा कि ब्लैंक वर्स में अगर 3 कीवर्ड्स में से आपके पास ऑप्शन में कोई एक भी आ जाता है, मान लीजिए आपके पास आता है एन एम्बिक पेंटामीटर, तो आप अपना राइट का जो ऑप्शन है वो इसको चुनेंगे। वर्स ऑफ 5 फीट अगर आता है तो आप इसका सिलेक्शन करिए और अनराइम्ड फॉर्म का आता है तो आप अनराइम्ड फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो ब्लैंक वर्स क्या है? ऐसे अगर हम हिंदी में इसकी हिंदी निकालते हैं तो क्या है? ये बेसुरा ताल, मतलब बेसुरी ताल का में लिखा गया छंद, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ब्लैंक वर्स कहलाता है। और इन 3 ऑप्शन में से वो कितना भी घुमा फिरा करके पूछें, 4 ऑप्शन देंगे आपको, 4 में से 3 में से कोई एक तो जरूर रखा मिलेगा वहां पर, तो 3 में से कोई भी अगर एक आता है तो आप उसको ही राइट के निशान पर क्लिक करिएगा, वही आपका आंसर होगा। इन 3 को अच्छे से इन कीवर्ड्स को याद कर लीजिए कि ये 3 कीवर्ड्स रिलेटेड टू द ब्लैंक वर्स। ओके, चलिए नंबर 2 है बॉर्जियस ड्रामा। बॉर्जियस ड्रामा कहलाता है रियलिस्टिक ड्रामा होता है। इसके 2 कीवर्ड्स हैं, देखिए, पहला रियलिस्टिक ड्रामा एंड प्लस प्रेजेंट ऑन मिडिल क्लास लाइफ। तो प्रेजेंट ऑन मिडिल क्लास लाइफ मतलब रियलिस्टिक ड्रामा वास्तविक ड्रामे होते हैं, वास्तविकता के जीवन से लिए ड्रामे होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनको किनके ऊपर प्रस्तुत किया जाता है? जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, मिडिल क्लास लाइफ होती है, तो उसके ऊपर इन ड्रामों को क्या किया जाता है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो बनाया जाता है। थीम इनकी रियलिस्टिक ड्रामे होते हैं, रियलिटी से उठाई जाती है और मिडिल क्लास लाइफ को इसके अंदर प्रेजेंट किया जाता है। बस ये दो कीवर्ड्स याद रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिस्टिक ड्रामे होते हैं एंड नंबर 2 कीवर्ड्स प्रेजेंट ऑन मिडिल क्लास लाइफ, प्रेजेंट्स ऑफ मिडिल क्लास लाइफ, ठीक है। नंबर 3 आता है कोकोफोनी। कोकोफोनी उसको कहा जाता है जिसकी मतलब बदसूरत ध्वनि या बेसुरी ध्वनि या एक ऐसी ध्वनि जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह की जो आवाज़ होती है, अब बहुत ज़्यादा शोर क्या आप पसंद करते हैं? बस इस तरह से याद रखिए इसको, भाई कोकोफोनी क्या है? बहुत ज़्यादा शोर क्या हम पसंद करते हैं? नहीं करते। तो हमारे लिए क्या है? लाउड कन्फ्यूज़न है, ठीक है। अच्छा, दूसरे अगर हम बात करें इसकी
ये अगली साउंड होता है। जब लाउड कन्फ्यूज़न होगा या कहीं पर भी कोई ऐसी ध्वनि होगी जिससे हमें बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, हमें आवाज़ ही क्लियर ना आए और कहीं से भी क्लियरिटी वॉइस में ना हो, तो वो हमारे लिए वो आवाज़ कैसी होगी? आप इस तरह से याद रखिए कि वो ध्वनि आपके लिए कैसी होगी। जाहिर सी बात है वो अगली साउंड होगा आपके लिए, वो बुरा लगेगा आपको। और डिसएग्रीबल भी होगा। तो 3 कीवर्ड्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। पहला है लाउड कन्फ्यूजिंग, नंबर 2 डिसएग्रीबल साउंड एंड नंबर 3 अगली साउंड। ये 3 कीवर्ड अगर आप याद रखेंगे और मान लीजिए कोकोफोनी आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन को समझते हुए आप अपने राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या समझ में आया? आपको राइट ऑप्शन तक पहुंचना है तो क्या करना है? 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं और अगर कोकोफोनी का मीनिंग आ जाता है या कोकोफोनी रिलेटेड टू द करके 4 ऑप्शन आते हैं और 3 में से कोई भी एक ऑप्शन वहां पर रखा हुआ मिलता है तो आप उसको राइट कर दीजिएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, मैंने कहा ना मैं आपको कुछ इस तरह से नए तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि कम टाइम में कम लिखे में आपके ज़्यादा याद हो, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से अपने कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन से बच सकें। चलिए, नंबर 4 आता है कैडेंस। कैडेंस क्या है? लय ताल। सुर में लिखा गया जो है वो मतलब पोयम, सुर में लिखा गया कोई भी गीत, उसको क्या कहा जाता है? कैडेंस। लय ताल हिंदी में मैंने लिख दी थी सामने। द राइम इन पोइट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेट वर्ड्स। अब लय ताल वाली पोइट्री या प्रोज कैसा होगा? लय ताल, अब आप समझ जाइए कि भाई जहाँ पर स्ट्रेस देना होगा जिस सिलेबल पर तो वहाँ पर स्ट्रेस दिया गया होगा, जहाँ पर स्ट्रेस नहीं देना होगा तो वहाँ अनस्ट्रेस्ड होगा, वहाँ पर अनस्ट्रेस्ड टूल का यूज हुआ होगा। तो ऐसे समझिए कि असली उतार चढ़ाव हमारी जो टंग है उसकी पिच पर कब आता है? जब हम सही मायनों में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का ध्यान देते हैं। समझ गए? यानी जब हम हमारी टंग जब हम स्पीच करते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम कभी स्पीक करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो टंग की पिच है उसमें लय ताल कब आएगी? जब हम स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का ध्यान करेंगे। अपनी रियल लाइफ से जोड़ लीजिए, बात समझ रहे हैं? कोई भी ऐसी टर्म अगर आती है तो थोड़ा सा अपने ऊपर अगर आप जोड़ लेंगे ना अपने रूटीन लाइफ से तो आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। तो कैडेंस क्या है? कैडेंस एक ऐसा वर्ड है जो कि जुड़ा हुआ है एक प्रॉपर वे में बोली गई पोइट्री या प्रोज। ठीक, आप चाहे पोइट्री अपना जो है उसे पढ़ रहे हैं या आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रोज पढ़ रहे हैं और उसमें आपने स्ट्रेस अनस्ट्रेस का ध्यान रखा तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे मतलब जो है रीडर है इस तरह से देखा जाए तो इसी चीज़ को कहते हैं कैडेंस लय ताल। द राइम इन पोइट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस्ड, वो ऐसा मतलब ऐसा लय या ऐसा लय ताल, राइम का मतलब होता है वैसे लय से, ऐसी लय पोइट्री में या प्रोज में जो कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस छंद को क्या करे? ध्यान देते हुए पढ़ी जाए। ठीक, या प्रॉपर वे में उस पर स्ट्रेस और अनस्ट्रेस दिया जाए। नंबर 5 है कैरोल। कैरोल वर्ड जुड़ा हुआ है ए जॉयस सॉन्ग सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। देखिए ये कहने को एक बड़ा ही आनंद में गीत होता है कैरोल, और ये उस समय पर गाया गया था जब हज़रत ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ऐसे समझिए, जब ईसा मसीह दुनिया में आए उनके लिए जो है जो गीत गाए गए तो उसे कैरोल की सीरीज़ में रखा जाता है, या उनके बर्थ सेलिब्रेशन पर जो कि 25 दिसंबर को सब जो हमारे मतलब अगर हम बात करें कैथोलिक कम्युनिटी की तो वो सब लोग जब अपनाते हैं इस चीज़ को, या इस तरह से जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो जब अपने अपने चर्च में सेलिब्रेशन टू द क्रिस्ट करते हैं या ईसा मसीह का जो है जन्मदिन मनाते हैं तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो आनंदमय के गीत होते हैं या जॉयस पैदा करते हैं, आनंद पैदा करते हैं। और ये किसका बर्थ सेलिब्रेशन के लिए गाए जाते हैं? जब क्रिस्ट का जन्म हुआ था, तो उसे कहा जाएगा कैरोल। इज दैट क्लियर? चलिए, नंबर 6 है कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? द परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ द ट्रेजिक हीरो। देखिए कैथारसिस वर्ड आपने कभी कभी ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा देखा होगा। ट्रेजेडी अगर आप कोई भी ड्रामा या प्ले देख रहे हैं या शेक्सपियर के आपने प्ले को अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कैथारसिस। ये वर्ड आपके सामने आया होगा लेकिन ट्रेजेडी में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो कैथारसिस है क्या? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैथारसिस? अगर आप इस बात को समझेंगे कि कैथारसिस क्या है, कैथारसिस वो सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारा ट्रेजिक हीरो है ना, जिसके ऊपर पूरे मतलब दुख पड़े हुए हैं, पूरा बेचारा गमगीन है,
लेकिन अब उस गमगीन माहौल को हम हंसी का माहौल तो नहीं दिखा सकते ना। तो अपने ट्रेजेडी हीरो को जब हम बहुत दुख भरे माहौल में घिरा हुआ महसूस कराते हुए अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं, महसूस किसको कराना है? ऑडियंस को कराना है कि हाँ हमारा जो हीरो है एकदम से मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी में है, इस टाइम वो ट्रेजिक हीरो है। तो जब उसका माहौल हम बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी वाला दिखा करके अपनी ऑडियंस को फील कराते हैं, ठीक है। देखिए, द परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी, जहाँ पे क्या हो? दया हो, डर का भाव हो। कैसे भाव हो? दया, डर का भाव हो। अराउज्ड बाय द एक्शंस, ऐसे एक्शंस को उठाया जाए ट्रेजिक हीरो के कि उसे घिरा हुआ महसूस कराया जाए। परगेशन का मतलब वो बिल्कुल घिरा हुआ है, किस भाव से? जाहिर सी बात है, ट्रेजिक हीरो आपके सामने, आप पूरा जो है नाटक देख रहे थे, आप पूरा प्ले देख रहे थे, आपने देखा कि हमारा जो ट्रेजेडी हीरो है उस पर अचानक से उसकी जो हीरोइन थी वो उसको छोड़ के चली गई, उसकी शादी कहीं और हो गई। तो ट्रेजिक हीरो का जो सिचुएशन होगी वो कैसी होगी? आपको क्या लगेगा? उसके साथ हमदर्दी पैदा होगी कि नहीं? आपको उसके साथ में सिंपैथी पैदा होगी। और उसको कैसा घिरा हुआ दिखाएंगे? दयनीय स्थिति में, पिटी और फियर और डर के माहौल में। जब हम अपने ट्रेजिक हीरो को एक दयनीय स्थिति में दिखाते हैं, उसको इस ऐसे माहौल से घिरा हुआ दिखाते हैं, उसके चारों तरफ इस तरह के एक्शंस कराए जाते हैं कि हमारे हीरो का जो रियलिटी है वो एकदम ये महसूस हो कि हाँ वाकई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख पड़ा हुआ है, वो बहुत गम से गुजर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कैथारसिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कैथारसिस। नंबर 7 है कोजेरी। कोजेरी क्या है? इनफॉर्मल टॉक और एन आर्टिकल, यानी औपचारिक बातचीत को हम क्या कहते हैं? कैजोरी। कोजरी इनफॉर्मल टॉक। इसमें कीवर्ड पकड़िए, देखिए इसमें कीवर्ड पकड़ेंगे परगेशन, पिटी, फियर, अराउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ट्रेजिक हीरो। या ट्रेजिक हीरो बस इतना भी दे सकते हैं भाई, वो ऑप्शन में इतना दे दें इस तरह से करके, अराउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ट्रेजिक हीरो। तो ट्रेजिक हीरो के द्वारा कराए गए ऐसे एक्शन कि जिनसे किसका जो है इमोशंस पैदा होगा? प्रोड्यूस्ड ऑफ पिटी एंड फियर। इस तरह करके उल्टा करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं कि कैथारसिस के कीवर्ड क्या हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको इस तरह का मिलता है ऑप्शन, तो आप उस पर जो है अपना आंसर तक पहुंचेंगे और उसको राइट का अपना बट करके आगे बढ़ेंगे। कॉजरी इनफॉर्मल टॉक है और इसमें हम बात करें तो एन आर्टिकल आ जाता है, या तो इनफॉर्मल टॉक औपचारिक बातचीत या फिर एक आर्टिकल की तरह इसको लिया जाता है। कोजेरी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। औपचारिक बातचीत तो आप जानते हैं कि मतलब इनफॉर्मल टॉक, आम सी बातचीत जिसे हम कह सकते हैं। चलिए, क्लोज कपलेट क्या है? क्लोज कपलेट का मतलब है कंप्लीट काम का हो जाना, पूर्ण रूप से किसी काम के हो जाने को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड कपलेट, वन दैट इज ग्रामेटिकल और लॉजिकली कंप्लीट। कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी पोयम या प्रोज का कोई भी ऐसा पैराग्राफ या पोयम की वर्स जिसे आपने ग्रामेटिकली, लॉजिकली एकदम सही वे में, सही ऑर्डर के साथ अगर बनाया है तो वो कहलाता है आपका क्लोज्ड कपलेट। ठीक है, क्या कहलाता है वो? क्लोज कपलेट यानी कि अगर आपने ग्रामर का भी ध्यान रखा है और आपने उसके सीक्वेंस और ऑर्डर का भी ध्यान रखते हुए उस वर्ड्स का जो है क्रिएशन किया है, या फिर आपने प्रोज का पैराग्राफ लिखा है, तो ऐसी चीज़ों में अगर हम बात करें तो, और वो लॉजिकल भी हो, मतलब लॉजिकली भी वो अच्छा हो, देखें उस हिसाब से देखा जाए ग्रामेटिकली और लॉजिकली, तो उसे हम कंप्लीट कहेंगे। इसका एक तरह से अगर हम देखें तो शॉर्ट वे में आता है कि किसी भी काम का पूर्ण रूप से सही तरीके से किया जाना, वो कहलाता है क्लोज्ड कपलेट। तो क्लोज्ड कपलेट अगर आएगा तो आप ये कीवर्ड याद रखिएगा। देखिए, ग्रामेटिकली, लॉजिकली, कंप्लीट। ठीक है, ग्रामेटिकली, लॉजिकली, कंप्लीट। अब हो सकता है वो ऐसे कर ले ग्रामेटिकली कंप्लीट, या हो सकता है वो आपके सामने ऑप्शन रख दे कि लॉजिकली कंप्लीट, तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्लोज ड्रामा। ये तो क्लोज कपलेट की बात हो गई, अब बात आ रही है क्लोज ड्रामा। ए प्ले दैट इज मोर रीड देन परफॉर्म्ड किड्स। अच्छा, ये यहीं तक है, इसको यहाँ तक ही देखिए बस आप। देखिए, ए प्ले दैट इज मोर रीड देन परफॉर्म्ड,
क्लोज ड्रामा उसे कहा जाता है जो कि देखने से ज़्यादा पढ़ा गया, जिसका परफॉर्मेंस तो कम हुआ, परफॉर्म तो उसको कम किया, लेकिन लोगों ने क्या किया, उस ड्रामे को पढ़ा ज़्यादा, रीड ज़्यादा किया, उसको स्टडी ज़्यादा किया। तो ऐसे ड्रामे को हम कहते हैं क्लोज ड्रामा। इस टर्म का सही मीनिंग यही है कि ऐसे ड्रामे जिनको परफॉर्म तो कम किया गया, परफॉर्म कहाँ पर होते हैं, ऑन द स्टेज, तो स्टेज पर परफॉर्म कम किया गया लेकिन पढ़ा ज़्यादा गया, तो ऐसे ड्रामे आपके कहलाएंगे क्लोज्ड ड्रामा। इज दैट क्लियर? चलिए, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अभी मेरे साथ में ही सब रिवाइज हो गया होगा, सब अच्छे से याद हो गया होगा, अब आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एग्जाम से एक दिन पहले ज़रूर इसको देख लीजिएगा। चलिए, क्लोज ड्रामा ए प्ले दैट इज मोर रीड देन परफॉर्म्ड। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई ना आपके। अब बात आती है इसमें जो मतलब मैंने एक एग्जांपल डाला है कि कीट्स का एक था ऑथो, वो बेस्ट क्या है, देखिए ऑथो नाम का एक ड्रामा था और इसे सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा बेस्ट क्लोज्ड ड्रामा था। ठीक है, बेस्ट क्लोज्ड ड्रामा कहा जाता है कीट्स का ऑथ। नंबर 10 आता है कॉलेट। क्या है कॉलेट? कहते हैं तुलना करने को। कॉलेट का सही मीनिंग क्या है? तुलना करना। जब आप कंपेयर करते हैं किसी से भी, तो कंपेयर क्रिटिकली ए टेक्स्ट, जब लिखी हुई किसी चीज़ का बहुत ही बारीकी से तुलना की जाए किसी दूसरे की चीज़ से, या किसी लिखे हुए आर्टिकल का आप उसकी तुलना बहुत ही बारीकी से किसी दूसरे आर्टिकल से करें, तो वो क्या कहलाता है? कॉलेट। वो कहलाता है कॉलेट। कंपेयर क्रिटिकली ए टेक्स्ट, कंपेयर क्रिटिकली ए टेक्स्ट, बस इतना याद रखिए। अब इसमें हमारे पास कीवर्ड क्या है? अब जैसे यही था क्लोज ड्रामा में, कीवर्ड क्या था? देखिए मोर रीड, ये पूरा का पूरा एक पूरा अगर सेंटेंस उठा के देखें, मोर रीड देन परफॉर्म्ड, तो हम इसे इस तरह भी ऑप्शन में दिया जा सकता है कि मोर रीड देन परफॉर्म्ड, ऐसे ड्रामे जो कि पढ़े ज़्यादा गए और परफॉर्म कम हुए। ठीक है, और दूसरी बात आती है कॉलेट। कॉलेट में अगर हम कीवर्ड की बात करें तो कंपेयर क्रिटिकली ए टेक्स्ट, पूरा ही इस तरह से अगर आ जाता है तो आप अपने सही ऑप्शन पे टिक करके आएंगे, क्योंकि वो कॉलेट की बात पूछ रहा है। तो कंपेयर क्रिटिकली ए टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखा हुआ कोई भी ऐसा वर्क जिसकी तुलना आप बहुत ही बारीकी से या क्रिटिकली आप मतलब एक आलोचनात्मक रूप में किसी दूसरे के टेस्ट से करते हैं। चलिए, नंबर 11 आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। बहुत अच्छा है ये, मतलब अगर देखा जाए टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग, बहुत ज़्यादा बच्चों ने पढ़ा होगा इसको, बीए में भी और एमए में भी इंग्लिश में। बहुत अच्छा है, मतलब इसका इस टर्मोलॉजी को अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है प्रीवियस ईयर के पेपर में, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि ये एक नैरेटिव, पहले मैं इसके कीवर्ड आपको बता दूं फिर इसका एक्सप्लेन करूंगी। देखिए कीवर्ड है नैरेटिव पोइट्री, एक ऐसी पोयम जिसमें कथा को कहा जाए, कोई कहानी सुनाई जाए। ठीक है, तो एक ऐसी पोयम जिसमें कोई कहानी सुनाई जाए वो है नैरेटिव पोइट्री। सिंगल कैरेक्टर स्पीक, सिर्फ एक कैरेक्टर होता है जो बोलता है और सामने वाला क्या करता है? उसे सुनता है, वो नहीं बोलता, बल्कि जो एक कैरेक्टर है सिर्फ वही बोलेगा। ठीक है, ये इसका कीवर्ड है। दूसरे, इट इज़ ड्रामेटिक, ये कैसा होता है? ड्रामेटिक होता है, एक ड्रामे के तौर पे दर्शाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है द पोइट एक्सप्रेसेस कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन थ्रू कन्फ्लिक्ट्स। पोइट इसमें क्या काम करता है कि जो कैरेक्टर और सिचुएशन है, कैरेक्टर और सिचुएशन के द्वारा जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। बात समझ में? यानी कैरेक्टर एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, जो हमारे पोइट में या हमारी पोएम में का जो कैरेक्टर है वो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है कि वो अपनी भावनाओं को, अपने संघर्षों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, जो उसके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जो भी उसके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके विचारों का कन्फ्लिक्ट है या फिर वो किसी दूसरे के विषय में क्या सोच रहा है उसका कन्फ्लिक्ट है। तो ये सारा कन्फ्लिक्ट जो होगा, जो भी अंदर उसके संघर्ष होगा, उसको एक्सप्रेस करना, हमारे कैरेक्टर का सिचुएशन के साथ में उसको एक्सप्रेस करना ही इट इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये भी इसका कीवर्ड है। ठीक है, ये रहा द पोइट एक्सप्रेसेस कैरेक्टर एंड सिचुएशन थ्रू कन्फ्लिक्ट। अब बात आती है दूसरी, और बात वो किसकी करेगा? जैसे मैं और आप हैं, ऐसे समझिए, मैं हूँ या कोई दूसरा बंदा है या आप हैं, और हम किसी तीसरे की बात करनी शुरू कर दें, तो ये एड्रेस किसको करता है? एड्रेस टू समवन, किसी को भी, मतलब हम किसी की भी बात करना शुरू कर दें
और वो जो बंदा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस तरह से इसको आप जो है मतलब थोड़ा सा एलोब्रेशन में जाके समझ सकते हैं कि उसको आप तो नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उसकी बातें आपसे कर रही हूँ। तो वो क्या होगा, एड्रेस टू समवन, यानी किसी तीसरे को यहाँ पॉइंट आउट करते हुए कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, अपने कन्फ्लिक्ट, अपने व्यूज़ के जो उसके कन्फ्लिक्ट है उनको वो अपना जाहिर करता है उस दूसरे वाले के सामने। बोलता एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। और इस पोयम में दो लोग होते हैं, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। सुनने वाले को बोलने का कोई वो नहीं मतलब होता, वो सिर्फ सुनता है, हाँ हूँ करेगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा अपने स्टेटमेंट नहीं देगा। और जो बोल रहा है वो लगातार एक अपनी बात को लेके एक प्रॉपर वे में उसको पूरी कहानी सुनाएगा। नैरेटिव पोयम, मैंने बताया कि नैरेटिव पोइट्री होती है, नैरेटिव पोयम होती है, पूरी कहानी सुनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और सिंगल कैरेक्टर बात करता है। इसका सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी पोयम है माय लास्ट डचेस। याद आया रॉबर्ट ब्राउन की? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो ये पोयम है माय लास्ट डचेस, उसे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी। उसमें क्या है कि जो वहाँ का ड्यूक है वो आने वाले मैसेंजर को पूरी अपनी जो उसकी प्रीवियस जो मतलब अगर देखें तो उसकी प्रीवियस जो लाइफ थी और जो उसकी लास्ट डचेस थी, यानी जो पिछली उसकी रानी थी, उसके बारे में उसे काफ़ी कुछ बताता है। तो यही ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का बेस्ट अगर आपको एग्जांपल लेना है तो थोड़ा सा माय लास्ट डचेस याद रखिए। माय लास्ट डचेस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, और इस तरह से आप जो है उसको अच्छे से याद करके जाइएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कीवर्ड जो मैंने आपको बताया उन पे ध्यान दीजिए। इसमें नैरेटिव पोइट्री होती है, सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स होता है, और ये ड्रामेटिक होता है। पोइट एक्सप्रेसेस कैरेक्टर एंड सिचुएशन थ्रू कन्फ्लिक्ट्स और एड्रेस टू समवन, किसी को भी मतलब एड्रेस करके या बात किसी को भी, किसी तीसरे व्यक्ति को, समवन मतलब किसी तीसरे व्यक्ति को इसके अंदर जिक्र किया जाता है, बात की जाती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लिटरेरी टर्म्स आपके टिप्स पर आ गई होंगी, याद हो गया होगा आपके बहुत अच्छे से। और इसी तरह अच्छा कंटेंट लेकर मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो में आऊँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नई मतलब जो है नई टर्म्स या टर्म्स की खैर वीडियो तो मैं लगातार अपलोड करती रहूँगी, लेकिन एक नया राइटर इस तरह से मैं आपके साथ, जैसे आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के थ्रू आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और आप उसे अच्छे से देखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप इस चैनल के थ्रू अपनी तैयारी को एक कंप्लीट डायरेक्शन की तरफ ले जाएं और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अपने एग्ज़ाम को बीट करें, उसे क्वालिफाई करें। यही मेरी दुआ है आपके लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।